अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कराची स्पेशल के साथ मैं हूँ महरुख शहरियार। कराची नाम तो सुना होगा, वही कराची जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, माशी शहर, मेगा सिटी, जहाँ लोग दूर दूर दराज इलाकों से रोज़गार की तलाश में आते हैं। हमें तो यही बताया गया है, मगर आज मैं आपको वो कराची दिखाने जा रही हूँ जो हुक्मरानों की मुजरिमाना गफलत के बायस अब रहने के काबिल भी नहीं रहा है। ये कोई जज्बाती बयान नहीं है, ये किसी एक फ़र्द की राय भी नहीं है, ये ग्लोबल इंडेक्स की रिपोर्ट है जो चीख चीख कर बताती है कि कराची दुनिया के ख़तरनाक तरीन शहरों में शामिल हो चुका है। ये वो शहर है जहाँ लोग मरने से पहले मार दिए जाते हैं, जहाँ घर से निकलते हुए यकीन नहीं होता कि वापसी सही सलामत होगी भी या नहीं। यहाँ कदम कदम पर मौत बिछाई गई है, टूटी सड़कें पूरा इंसान निगल जाती हैं, ट्रॉलर, डंपर, बसें और गाड़ियाँ जिंदगियों को रोनती हुई गुजर जाती हैं। उड़ती गोलियाँ किसी भी लम्हे किसी का चिराग गुल कर सकती हैं। यहाँ भूख नौजवानों को जुर्म और दहशतगर्दी पर मजबूर करती है। कोई भी किसी का भी कातिल बन जाता है, और सिर्फ पेट भरने के लिए। बिजली पूरा दिन चाहे घरों में ना रहे, मगर अगर बाहर निकल जाएं तो खुले तार करंट मारकर जान ले लेते हैं। और अगर इन सब से बच भी जाएं तो शहर भर में खुले गटर और नाले मुंह खोले खड़े होते हैं कि कब कोई इंसान इनमें आ गिरे और एक और ख़बर बन जाए। साल 2025 की बात कर लेते हैं। कराची के बासियों के लिए ये साल खूनी साल साबित हुआ है। सिर्फ गटर और नालों में गिरकर अब तक 26 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा हैं। करंट लगने से अब तक 130 अफराद मौत की नींद सो चुके हैं। छोटे बड़े ट्रैफिक हादसात मजमूई तौर पर 828 जिंदगियां निकल चुके हैं। अब आप खुद फैसला कीजिए कि क्या किसी भी महज़्ज़ब मुल्क का मेगा सिटी ऐसा होता है, और अगर आपको मौका मिले तो क्या आप ऐसे शहर में रहना चाहेंगे? अगर आप मेरी राय लेंगे तो शायद मैं सबसे पहले यहाँ से भागना चाहूँगी। अभी तो नन्हे इब्राहिम का ज़ख्म भी ताज़ा नहीं हुआ था, जो गटर में गिरकर जान बहक हुआ, जान की बाजी हारा कि गुज़िश्ता रोज़ 70 साल बुज़ुर्ग हैं जो कि रोशनियों के शहर में अंधेरे की वजह से, लापरवाही की वजह से, गटर का ढक्कन ना होने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये हादसात नहीं, कत्ल हैं। ये कुदरती आफात नहीं, ये हुकूमती नाकामी का नतीजा है। और बस यही अलमिया है मेरा प्यारा शहर कराची, जो अब रोशनियों का नहीं, कब्रों का शहर बनता जा रहा है। अब इस पर मज़ीद क्या ही मैं नोहा लिखूं, क्या ही कहूं। पूरी दुनिया जानती है कि वो मेगा सिटी जिसकी बार बार बातचीत की जाती है, उस हवाले से रिपोर्ट आती है कि ये शहर तो रहने के काबिल ही नहीं है। आज ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले सैफुद्दीन एडवोकेट साहब हमें ज्वाइन करें अपोजिशन से। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक कराची वाले, कराची के बच्चे, बूढ़े इसी तरह से मरते रहेंगे। सैफुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए ट्रांसमिशन में। कहिएगा, ये कोई पहला वाक़या नहीं, ये कोई आखिरी वाक़या नहीं, साल का इख्तिताम होने जा रहा है। फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके सामने रख चुकी हूँ। कब सही होगा ये शहर, कब इसके लिए कुछ किया जाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो पूरी सूरत हाल आपने बयान की, इससे भी भयानक सूरत हाल मेरे ख्याल में हकीकत में प्रिवेल कर रही है कराची के अंदर। इसमें जो मेन इशू है वो ये है कि जो हुक्मरान हैं वो इस सूरत हाल को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो मुसलसल आपके उनके भाषण आप सुनते रहते हैं। अगर आईजी साहब हैं तो वो मुस्तकिल ये भाषण देते हैं कि जी जराइम कम हो रहे हैं। अगर वज़ीर बल्दियात हैं तो उनका मुस्तकिल ये कहना होता है कि जी कराची बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। मेयर साहब हैं तो वो ये बात कहते हैं कि जी कराची का मुकाबला जो है हमें करना चाहिए दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से, और लाहौर से और किसी और शहर से नहीं करना चाहिए। अब जब ये सूरत हाल है कि जो हुक्मरान हैं उनकी आंखों से वो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, उन्होंने पता नहीं कौन सा चश्मा लगा रखा है या बिनाई में कोई फ़र्क है उनकी। जब ये लोग जो ज़िम्मेदारान हैं, इसी तरीके से आप ये देखिए कि बच्चे गिरकर नालों में मर रहे हैं, आपने जैसे बताया, गटर के अंदर बड़े कूड़े गिर रहे हैं, लेकिन लोग एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं। वाटर बोर्ड कह रहा है कि ये जिम्मेदारी केएमसी की है, केएमसी कह रहा है ये जिम्मेदारी मास ट्रांजिट की है, मास ट्रांजिट ये कह रहा है ये जिम्मेदारी केएमसी की है। आप देखिए कि इतने बड़े बड़े इदारे ये इस तरीके से एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर जहाँ अफरा तफरी मची हुई हो, तवाइफुल मुल्की का इस वक्त कराची के अंदर दौर है, कोई भी कराची की ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। आपने देखे कल आबाद के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर उन्होंने बताया कि किस तरह कराची में जो हमारे बिल्डर्स हैं
ان کو भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। सैफुद्दीन साहब, अलमिया तो यही है ना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल हथियार डालते हुए नजर आए। वो तो कह रहे हैं कि भाई हमसे ये ले लो। उन्होंने फिर फील्ड मार्शल से अपील कर दी है कि वो आएँ, आके देखें कि क्या मसाइल हैं। तो ये भी एक बहुत बड़े मामलात हैं। कोई एक शख्स, कोई एक तबका, कोई एक महकमा ऐसा है जो कराची में खुश है? देखिए क्या करें, लोग बेबस हैं, मजबूर हैं। जमात इस्लामी मुस्तकिल इन लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश करती है। हम मुजाहरे करते हैं, हम IG DIG से मिलते हैं, DG रेंजर से मिलते हैं, हम मुस्तकिल वज़रा से मिलते हैं, मुस्तकिल हम बयानात देते हैं, कोर्टों में जाते हैं, केसेस करते हैं, सड़कों पर खड़े होते हैं, मुजाहरे हर तरीके से जो भी कोई सूरत हो सकती है हुक्मरानों तक आवाज़ पहुँचाने की हम कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरीके से इनके कान खुल जाएं, किसी तरीके से इनकी आंखें देखने के काबिल हो जाएं, लेकिन ये इसके लिए तैयार नहीं है। आप मुझे बताएं कि बिल्डर्स वो क्या करें, ताजिर वो क्या करें, भत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं, वो किस तरीके से रोकें। आप देखिए कि उन पर फायरिंग हो रही है, उनकी बिल्डिंग्स पर फायरिंग हो रही है, उनके लोगों को ज़ख्मी किया जा रहा है। कल उन्होंने बताया कि एक साहब मर गए, लोगों को अगवा किया जा रहा है और हुकूमत कह रही है कि सब अच्छा है। ऐसी सूरत हाल में एक आम शहरी, एक पुरअमन शहरी क्या कर सकता है? पूरी कराची में एक नया सिलसिला 2-3 साल से शुरू हुआ है घरों पर कब्जे का। आप देखिए कि रहते सहते बसते घरों के ऊपर मुख्तलिफ गैंग्स हैं, ग्रुप्स हैं जो क्या जाते हैं, जाली कागजात बना लेते हैं, कभी कोर्टों से ऑर्डर हासिल कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। पूरी इस सिनेरियो के अंदर आपको हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती, लोग खुद खड़े हो जाते हैं। अभी आपने सुना था गुलशन इकबाल में 13D के अंदर एक घर के ऊपर कब्जा कर रहे थे। जमात इस्लामी के लोग सारी रात खड़े हुए, मोहल्ले के लोग सारी रात खड़े हुए, हिफाजत की, सुबह जाकर कोर्ट से ऑर्डर लिया, लेकिन हुकूमत इसमें कहीं नज़र नहीं आई, बल्कि हुकूमत उस गैंग सपोर्ट करती नजर आई। पुलिस की गाड़ियाँ उस गैंग की हिफाजत के लिए मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में उस गैंग ने फायरिंग की, लेकिन उस बंदे को नहीं पकड़ा गया जिसने फायरिंग की। आप मुझे बताइए कि ऐसी सूरत हाल के अंदर जहाँ इतनी भयानक सूरत हाल हो, लेकिन अदालतें अपना काम ना कर रही हो, हुकूमत अपना काम ना कर रही हो, पुलिस और जो कानून नाफिज करने वाली एजेंसियाँ हैं वो उल्टा उनकी सपोर्ट कर रही हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। देखिए आबाद वालों ने आर्मी चीफ साहब से दरख्वास्त की है कि खुदा के लिए इसमें इंटरवीन करें। इससे पहले भी ताजिरों ने आर्मी चीफ साहब से मुलाकात की थी और बताया था कि किस तरह सिस्टम कराची में चल रहा है और किस कदर भयानक सूरत हाल है। आपने खुद बताया कराची 173 में से 170वें नंबर पर आ चुका है नॉन लिवेबल सिटीज़ के अंदर। इस खतरनाक सूरत हाल के अंदर अगर कोई भी इदारा और वो लोग इन्होंने इस सिस्टम को कराची में मुसल्लत किया है, इस मेयर को मुसल्लत किया है, इस पूरे रजीम को मुसल्लत किया है, वो गैर जिम्मेदार रजीम, तो उसको कौन देखेगा? वही लोग तो देखेंगे जिन्होंने इनको बिठाया है। तो लोग सही वजह से अपील कर रहे हैं। बिल्कुल जी सही है, साथ ही रहिएगा। 30 नवंबर को कराची नीपा चौरंगी पर अपना जिगर का टुकड़ा खोने वाले 3 साल इब्राहिम के दादा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, महमूदुल हसन साहब, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में वक्त निकालने के लिए। कहिएगा आप लोगों की जानिब से तो बाकायदा एक मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है कराची में, जहाँ जहाँ खुले गटर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। आप लोग की वीडियोज़ मैंने देखी हैं, इब्राहिम के जो वालिद हैं वो खुद जा के वहाँ पर गटर के ढक्कन लगा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो मेरे बेटे के साथ हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि किसी और की औलाद, किसी और के नन्हे फूल के साथ ऐसा हो। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जाहिर है कि वो बच्चे ने अब ये थोड़ा सा अपना कदम उठाया है और ये अखलाकी तौर पर अपना रास्ता उसने इख्तियार किया है। जैसा आपने खुद कहा कि जी वो बच्चे के साथ तो उसके हादसा पेश आए के बाद भी हादसा पेश आते रहे। बिल्कुल। कल भी 1-2 दिन पहले जो है कोई एक बूढ़ा शख्स है वो गटर में गिरकर हलाक हो गया। तो आखिर ये सूरत हाल कब तक रहेगी? ये हमारे हुक्मरान जो हैं और ये जो हमारे सारे जो महकमे के अफसरान हैं और ये इदारे हैं, ये कब जागेंगे और कब इनको होश आएगा कि सूरत हाल से ये निपटें? खुदारा ये आम पाकिस्तानी लोग हैं, आम पाकिस्तानी बच्चे हैं, इन पर तरस खाएं और इनको अपने बच्चों की तरह समझें और अपनी औलाद की तरह समझें और ये पाकिस्तानी अवाम को अपने लोग समझें इनको। आप लोगों को तरस नहीं आता, खुदारा तरस खाएं। दुनिया और आखिरत का मामला है, अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे और अगर गलत करेंगे तो दुनिया और आखिरत का खसारा आपके लिए मौजूद है। बिल्कुल सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, वो जो मुहिम आप लोगों की तरफ से शुरू की गई, जिसका सवाल भी मैंने आपसे किया इब्राहिम के वालिद की जानिब से, उसमें ये भी बताएगा कि कितनी लागत आ रही है आप लोगों को, कितना महंगा पड़ रहा है ये सारा काम। लेकिन जाहिर है एक अच्छे कॉज के लिए उनके वालिद ने ये काम शुरू किया है, तो यकीनन इसको सराहा जाना चाहिए। तो आप लोगों के साथ और कौन कौन से लोग हैं ऐसे मौजूद हैं? क्या किसी फलाही इदारे ने आपसे कोई कॉन्टैक्ट किया? अभी तो किसी ने हमसे कॉन्टैक्ट नहीं किया, अभी तो हम अपने तौर पर कर रहे हैं
کچھ ایک آدھ دوست ہیں, کہیں کسی نے جو ہے وہ کینیڈا سے کچھ رقم بھیجی ہے, کچھ ایک بھائی نے, تو ہم نے الحمدللہ اس کو بھی جو ہے اس کو وہ ڈھکن جو ہے وہ خرید کر پرچیز کر کے لگانا شروع کر دیے ہیں. صحیح. اور ہم نے بھی اپنے طور پر جتنا بھی ہماری گنجائش نکلتی ہم کریں گے انشاءاللہ, اور کرتے رہیں گے. تو جیسا میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیے سارا کراچی جو ہے اس کا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کر لیں گے, لیکن اپنے طور پر پوری کوشش کریں گے, جتنا ہم کر سکے ہم ضرور کریں گے, تاکہ ایسے حادثات سے آئندہ کے لیے بچا جا سکے. ٹھیک ہے محمود الحسن صاحب, میں آپ سے اور مزید بھی سوال کروں گی. ہمارے کائنڈلی طاہر احمد ہمیں جوائن کر چکے ہیں ایم پی ایم کے, ان کی جانب بھی بڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے میں ایک بار پھر سے آنا چاہوں گی سیف الدین صاحب کی جانب. سیف الدین صاحب, اب اوور آل اگر سچویشن کی بات کی جائے, ظاہر ہے ہم کوشش کرتے ہیں ہر ہفتے ہر 2 ہفتے کے بعد اس طرح کی کوئی ٹرانسمیشن یا کوئی ایسا پروگرام کنڈکٹ کریں تاکہ حکمرانوں کی آنکھیں تو کھل سکیں. ہمارا تو کام ہے آواز اٹھانا, لیکن ہماری آوازیں بھی دبائی جاتی ہیں. سو جماعت اسلامی کی جانب سے اب کیا کیا جا رہا ہے آگے آنے والے دنوں میں, کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے تو بار بار اس طرح کی اسٹرائکس کی کال بھی دی گئی, تو ان کا نتیجہ آگے کیا نکلے گا؟ کراچی کو کوئی تو ٹھیک کرے گا, کوئی تو ذمہ داری اٹھائے گا. دیکھیں, اس میں جماعت اسلامی جہاں پر ہماری یونین کمیٹیز ہیں اور ٹاؤنز ہیں, گو کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن ہم نے ان کو ہدایت کی ہوئی ہے کہ اس میں بھرپور طور پر جو ہے اپنا کام کریں. حالانکہ اس کا ایک نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ پیسہ جو اس کام پہ خرچ ہونا چاہیے تھا, جو ان کی ذمہ داری ہے, اور یہ پیسہ جو گٹروں پر لگ رہا ہے, جو ڈھکنوں پہ لگ رہا ہے, یہ واٹر بورڈ کو خرچ کرنا چاہیے تھا جس کی ذمہ داری ہے. لیکن اب تک ہم نے کراچی میں تقریباً ہم نے اس دن میٹنگ کی تھی, 45,000 کے قریب ابھی تک کور ہم لگا چکے ہیں یا ڈھکنے لگا چکے ہیں, ایلنگ سلیبز رکھ چکے ہیں. لیکن ہے مسئلہ کیا؟ دیکھیں, میری بات یہ سمجھنے کی سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جس کی ذمہ داری ہے ہمیں تو اس کو جگانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو ادارہ واٹر بورڈ ہے جس کے چیئرمین ہمارے مرتضی وہاب صاحب ہیں, وہ آخر کس مرض کی دوا ہے؟ دیکھیں, یہ ہمارا حق ہے, کراچی کے شہریوں کا یہ بنیادی حق ہے کہ ہم ٹیکسز دیتے ہیں. تقریباً 46-47 ارب روپے کا بجٹ ہے واٹر بورڈ کا, اور 1.6 بلین ڈالرز کا قرضہ لیا ہے انہوں نے انہی کام. اب یہ کھربوں روپے جو اس ادارے کے پاس ہیں یا جو کمپنی انہوں نے بنائی ہے اس کے پاس ہیں, تو یہ کراچی اسی طرح پڑا رہے گا. اور یہ ننھے ابراہیم کے جو والد کر رہے ہیں, یہ تو اس ادارے کے منہ پر, واٹر بورڈ کے منہ پر, یا جو بھی حل اقتدار کے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے منہ پر ایک تماچا ہے نا, کہ جس کا بچہ گٹر میں ڈوب کر بیچارہ شہید ہو گیا, جاں بحق ہو گیا, اس کا والد کہہ رہا ہے کہ میں ڈھکنے لگا دوں گا. لیکن ان کو جو نہیں رینگ رہی. انہوں نے بلکہ کیا کیا کہ مرتضی وہاب صاحب نے اونٹ کے منہ میں زیرہ اور حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے کہا جی ہم 1-1 لاکھ روپے یونین کمیٹیز کو دیتے ہیں, وہ گٹر کے ڈھکنے لگا رہے ہیں. اب میں یہ حساب ابھی لے کے بیٹھا تھا سرکاری ادارے کا. جی دیکھیے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیے سرکاری ریٹ جو آ رہے ہیں اس میں رنگ سلیب اور گٹر کا ڈھکنا اور اس کی فکسنگ کی جو کاسٹ آتی ہے, سرکاری ریٹ جو ہے وہ 13,180 روپے. اب مجھے بتائیے 13,180 روپے ایک, اور ابھی اس میں وہ گٹر کی کاسٹ نہیں ہے. کراچی اتنا پرانا شہر ہو چکا ہے, اس کی گٹر لائنیں ٹوٹ رہی ہیں, ڈیمیجڈ ہیں, اس کے گٹر تباہ ہو چکے ہیں. اب وہ کیا ہے کہ اپنی رسپانسبلٹی, اپنا برڈن دوسروں کے کندھوں پہ شفٹ کرنے کے لیے کہ کل خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے تو یہ فوراً جو ہے کالا چشمہ لگا کر کہیں کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے دیکھیں جی میں تو یونین کمیٹیز کو پیسے دے رہا ہوں تو وہ اپنا کام نہیں کر رہی. بھائی آپ یونین کمیٹیز کو یہ 1 لاکھ روپے نہ دیں, یہ 1 لاکھ روپے اپنے پاس رکھیں. اس پیسے کو آپ جو واٹر بورڈ جو اصل ادارہ ہے جس کے پاس اربوں اور کھربوں روپیہ ہے اس سے کہیں کہ یہ کام کرے. آپ مجھے بتائیں, نالے کھلے پڑے ہیں, اس میں سیوریج سسٹم چل رہا ہے. کل ایک بزرگ گر کر جاں بحق ہوئے نا. اب آپ مجھے بتائیے کہ جن نالوں کے اندر سیوریج چل رہا ہے اس کی ذمہ داری واٹر بورڈ پر ہے. ایگزیکٹلی, اس سوال کا جواب میں لینا چاہوں گی. ساتھ ہی موجود رہے گا محمود الحسن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, ابراہیم کے دادا, ان کی جانب بھی بڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے طاہر احمد صاحب میں آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ جو کام اس وقت کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے یا سندھ گورنمنٹ کی جانب سے, یہ جو میئر کراچی بار بار آ کے بات کرتے ہیں, آپ ان سے مطمئن ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو پھر بار بار اسمبلی میں اس طرح کی آوازیں تو اٹھائی جانی چاہیے. ہم دوسری چیزوں پہ تو بات کرتے ہیں اسمبلی کے اندر, اپنے جو فائدے کی چیزیں اس پر تو بات ہوتی ہے, لیکن اس فورم پر جہاں پر وہ عوام کا فورم ہے, عوام کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہوا نظر آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کے کہ ہمارا موقف جاننے کے لیے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں, میں بڑی احترام اور ادب کے ساتھ آپ کی اس بات سے ڈس ایگری کروں گا کہ اسمبلی میں ان ایشوز پہ آواز نہیں اٹھائی جاتی. اگر آپ اسمبلی کی کارروائی دیکھیں, میرے پاس ویڈیو کلپس موجود ہیں, میرے پاس بہت ساری ایسی تقاریر صرف ایم کی نہیں جماعت اسلامی کے رکن کی بھی
اور جو ہمارے تحریک انصاف کے بھائی ہیں ان کی بھی اور کچھ پیپلز پارٹی کے اراکین کی بھی ایسی موجود ہیں جو عوامی ایشوز پہ بات کی جا رہی ہے کوئی. اور اگر آپ متحدہ قومی موومنٹ کی بالخصوص بات کریں تو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ کوئی 4 ایشوز ایسے بتاتے ہیں جو اس شہر کے ہوں جس پہ ہم نے اسمبلی میں آواز نہ اٹھائی ہو. میرا مدعا بڑا سمپل ہے, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ضرورت ہے. ذمہ داروں کا تعین اس صورت میں کیا جائے گا جب ہم اس بلیم گیم سے باہر نکلیں گے کہ بھائی یہ کے ایم سی کا ہے, یہ ٹی ایم سی کا ہے, یہ ٹاؤن کا ہے, یہ ڈی این سی کا ہے, یہ کے ڈی اے کا ہے, یہ واٹر بورڈ کا ہے. جو انسانی جان چلی گئی وہ چلی گئی. یہ میں سمجھتا ہوں ان ٹوٹیلٹی ایز اے ہول یہ پوری ذمہ داری ہم سب کی ہے, یہ ہم سب کا کلیکٹیو فیلئر ہے. اگر ایک جان بھی جاتی ہے تو اس میں بلیم گیم نہیں کرنا چاہیے. جس کا بچہ گیا یا جس کے گھر کا بزرگ گیا اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری کس کی تھی اور کس کی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہم نے آج آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ پچھلی اسمبلی میں ہم نے قرارداد جمع کرائی تھی آرٹیکل 140A کی, اس کو پہ کمیٹی بنا دی گئی ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ڈیولوشن آف پاور کی جائے جس کے جو اختیارات ہیں وہ ڈیفائنڈ ہوں. ہم کتنی بدقسمتی کی بات ہے. اچھا سر, آپ پچھلی اسمبلی کا حوالہ دے رہے ہیں تو مجھے قطع کلامی کی معذرت, لیکن مجھے یہاں پر ایک پوائنٹ یاد آ گیا ہے, وہ مجھے ریز کرنا بہت میں ضروری سمجھ رہی ہوں کیونکہ حضرت ہچو صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ خواتین کے واش رومس کی حالت بہت خراب ہے. یہاں پر جتنے بھی مرد بیٹھے ہیں ان کے لیے تو بہت کچھ کیا جاتا ہے لیکن خواتین کے ڈپارٹمنٹس کو نہیں دیکھا جاتا, جس کے اوپر ان کو اسپیکر نے یقین دہانی بھی کرا دی ہے کہ یہ تمام معاملہ دیکھا جائے گا اور آپ کے واش رومس جلد از جلد ریپیئر کروائے جائیں گے. تو یہ ہماری ترجیحات ہیں, مطلب ہم یہاں پہ گٹر کے ڈھکن کے حوالے سے بات نہیں کر رہے. کرنٹ لگنے اسی اسمبلی میں معروف صاحبہ میری ایک تقریر موجود ہے جس میں میں یہ بتا رہا ہوں کہ پورے سندھ میں اوپن ڈیفیکیشن کی جو پرسنٹیج ہے وہ 25% ہے. عذرا پیچو صاحبہ کو اپنے اسمبلی کے واش رومز کی تو فکر ہے لیکن پورے سندھ کی جو عوام ہے وہ 25% کھلے میں بیت الخلا کرتی ہے. ان کے پاس بنیادی بیت الخلا کی سہولت موجود نہیں ہے. پورے پاکستان میں سب سے زیادہ اگر اوپن ڈیفیکیشن کہیں ہے تو وہ صوبہ سندھ ہے جو 25% ہے. اس پہ ہم متعدد دفعہ بات بھی کر چکے ہیں, بیان بھی دے چکے ہیں, جبکہ ورلڈ بینک کے پروجیکٹس چل رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے. صاف ستھرو سندھ کے نام سے ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جس میں کمٹمنٹ ہے سندھ گورنمنٹ کا کہ ہم 5500 گاؤں کو اوپن ڈیفیکیشن فری کریں گے, لیکن وہ کرنے میں بھی ناکام ہو گئے ہیں. ہم دنیا بھر میں اگر دیکھا جائے تو بڑی بڑی حکومتیں اس چیز پہ پلٹ جاتی ہیں کہ بیسک بنیادی واش روم کی سہولت جو ہے وہ 25% لوگوں کو نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں آگے بھی بڑھنا چاہوں گی. دیکھیں ہیلتھ کا جو معاملہ ہیلتھ سیکٹر ہے اس کو دیکھ لیں, آپ کوئی بھی محکمہ اٹھا کے دیکھ لیں, کراچی کا تو خاص طور پہ سندھ کی اگر ہم بات کریں کتنا انڈر ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے یہاں پر, اور پھر کہا جاتا ہے کہ سب کچھ بہت اچھا ہے. ساتھ ہی موجود رہیے گا. محمود الحسن صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے دنوں میں, آپ کو اس شہر کا حلیہ کچھ بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ظاہر ہے جو ان کی والدہ ہیں وہ تو بہت غم سے نڈھال ہیں, اور اولاد کا دکھ تو میں خود سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میں خود بھی ایک ماں ہوں کہ یہ نہیں بھول سکتا, یہ پاسبل نہیں ہو سکتا. تو اب آگے آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کیا آپ اپیل کرنا چاہیں گے یہاں پر جو ہمارے حکمران ہیں یا ایسا طبقہ ہے جو ہمیں سن رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے ماشاءاللہ دو حضرات نے جو بات کی ہے میں ان حضرات کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے جیسے فرمایا کہ جی ہر ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. اگر اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے تو یہ معاملات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. اگر سب مل کر بلکہ عوام بھی اور حکمران بھی اور جتنے متعلقہ ادارے ہیں ان کی کسی چیز سے منسلک ہیں, اگر یہ سب کے سب مل کر اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ ہمارے جو کراچی کے حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں. جس طرح بھی ایک بھائی نے فرمایا کہ جی ہم نے آواز بہت اٹھائی ہے, آواز تو کئی سالوں سے اٹھائی لیکن آواز اٹھنے کا فائدہ کیا. ہم تو عملی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ عملی طور پر تو قدم اٹھایا جائے تاکہ حالات بہتر ہوں, ورنہ جو نظر آ رہا ہے یہ ایسا کا ایسا ہی رہے گا. دیکھیں نا, ہم نے تو اپنے طور پر کوشش شروع کی لیکن اس کے باوجود جو ہے ان حکمرانوں پر اثر نہیں ہوا. جو متعلقہ افسران ہیں جن کی یہ ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو یہ لوگ اپنا پورا نہیں کر رہے. اگر یہ ذمہ داریوں کو پورا کرنا شروع کر دیں تو بہت زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ ایسے حالات پیدا نہ ہو کہ کوئی
डंपर के नीचे आके मर रहा है, कोई गटर के अंदर गिर कर मर रहा है। इस तरीके से ये और हालात जैसे आपने सेहत के बारे में फरमाया, तो सेहत का हाल भी यही है। कौन सा इदारा है और कौन सा महकमा है जो इस पर तवज्जो दे रहा है? कहीं तवज्जो नहीं है। देखिए, आवाज़ ज़रूर बुलंद कर, लेकिन आवाज़ बुलंद करने का फ़ायदा भी कोई होना चाहिए ना, कि जब तक हम अमली कदम नहीं उठाएंगे, अमली कदम उठाने से इंशाल्लाह ये हालात बेहतर होंगे। आवाज़ आप उठाते हैं, आज से पाकिस्तान को बने हुए कितना अच्छा हो गया। आवाज़ उठ रही है, आवाज़ उठती है और दब जाती है, आवाज़ उठती है दब जाती है, चंद दिन उठती है, मामला दब जाता है। अमली तौर पर कोई कदम उठाया जाए, उसकी कोई सूरत निकाली जाए कि भाई हम अमली तौर पर हम क्या किरदार अदा करें जिससे हम ये हालात बेहतर हों और आइंदा इस किस्म के हादसा पेश न आए और कोई दूसरा नन्ना इब्राहिम ऐसे गटरों के अंदर गिरकर हालात न हो, कोई बच्चा या कोई बड़ा जो है वो डंपर के नीचे आकर उसको शहीद न हो या न उसको दब जाए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसे इन हज़रात में दोनों ने कहा कि जी हमारी तकरीरें हैं, हमने असेंबली में भी बात की, हमने हर जगह बात की, आवाज़ उठाई, तो आवाज़ उठाने से तो फायदा नजर आ रहा है तो बताइए। आवाज़ तो फायदा ही नजर नहीं आ रहा, हालात तो जैसे हैं वैसे के वैसे ही। तो आवाज़ ज़रूर उठाइए, लेकिन आवाज़ के साथ साथ अमली कदम भी कोई उठाइए, और अमली कदम कैसे उठाना है इसके लिए आप कोशिश फरमाएं और इसके बारे में सोचें कि भाई हम क्या किरदार अदा करें जिससे ये हालात बेहतर हो जाए। ठीक है सर, साथ ही रहेगा। मैं आपके सवाल का जवाब लेना चाहूँगी। सैफुद्दीन साहब भी हमारे साथ ही मौजूद है, साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। सैफुद्दीन साहब, ये कितने शर्म का मकाम है कि वो विक्टिम जिसके घर का बच्चा चला गया है, एक तो वो खुद सब कुछ करने पे मजबूर है, दूसरा वो ये भी कह रहा है कि आप लोग तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इससे होता क्या है, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे कराची वालों का क्या मिलेगा? कुछ बेहतरी आती नज़र आ रही है? वो मुझे तो नहीं नज़र आती। आप समझते हैं कुछ बेहतर हो सकता है या आवाज़ उठाने से मज़ीद आगे क्या होगा? तो उस पर ज़रा तबसरा कर दीजिएगा। देखिए, 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर, ठीक है ना, टोटल फुल मुकम्मल इख्तियार वसाइल सारे इनके पास हैं, ठीक है। अब ये हम बड़ा कोई ये मुअम्मा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी आसानी से इसका हम तज्जिया कर सकते हैं कि इन 17 सालों में कराची आगे की जानिब गया है, पीछे की जानिब गया है। कोई एक महकमा, कोई एक शोबा, कोई एक ऐसी चीज़ हो जिसमें ये कह सकें जी बेहतरी आई है। अमन व अमान को ले लें, ट्रक डंपर की जो हादसा से लोग इंतकाल कर रहे हैं, ट्रैफिक, कोई निज़ाम ऐसा नहीं है, गटर सीवरेज सड़क लाइट्स, कोई निज़ाम ऐसा नहीं है कि जो बेहतर हुआ हो। देखिए, इस सूरत हाल के अंदर मैं तो कम अज़ कम ये समझता हूँ कि हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराची के लोगों के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि अब यहाँ पर जान माल इज्जत आबरू कोई भी चीज़ हमें महफूज नज़र नहीं आती। इस सूरत में लोग पूछते हैं हल क्या है। देखिए, हल इसका सिर्फ और सिर्फ एक है, आवाज़ उठाना। अगर छोटी आवाज़ से मसला हल नहीं होता तो और बुलंद आवाज़ से आवाज़ उठाना, और बुलंद से नहीं हल होता तो और बुलंद आवाज़ से। देखिए, हमने देखा बांग्लादेश के अंदर, हमने देखा नेपाल के अंदर, हमने देखा, हमने श्रीलंका के अंदर देखा कि जब आवाज़ लोगों की नहीं सुनी गई, जब लोगों वाक़या है, इतना दिलदोज़ वाक़या है, यकीन माने कि इस पे जो भी सुनता है उसकी रूह कांप जाती है, ख़ासतौर से इनके बच्चे हैं कि क्या सूरत हाल उनके माँ बाप के ऊपर गुजरी होगी। तो हमें ये जो चीज़ें पेश आ रही हैं, कल एक बुजुर्ग गिर गए, ये नन्हे इब्राहिम के बाद भी एक बच्चा फिर गटर के अंदर बच्ची गिरी, उसको निकाल लिया लोगों ने, बच गई। अच्छा, आपको पता है वो जो बुजुर्ग जो गिरे हैं, एक तो अमली तौर पे जो देखा जा रहा है वो तो ये है कि गटर का ढक्कन मौजूद नहीं था, ये तो शायद पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन रोशनियों का शहर जिसको कहा जाता है, गुप अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट्स वहाँ मौजूद नहीं थी, शायद उनको कुछ नजर आ जाता तो वो अपनी साइकिल के जरिए उसमें ना जाते। जी, मैं आपको बताऊं कि गटर, ये जो बड़े बड़े नाले सीवरेज के हैं ना, इसके आसपास दीवारें मौजूद नहीं है। भाई सीवरेज आपने चला रखा है, वाटर बोर्ड ने उसमें सीवरेज सारा मुंतकिल कर दिया है, तो किसका काम है? मैं आपको बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट, आप सुनिएगा कि शाहर फैसल नर्सरी, उस पे मेन रोड, उसका जो फुटपाथ है, आप यकीन माने कि उसके फुटपाथ के नीचे पूरा एक नाला चल रहा है और वो जगह जगह से खुला हुआ है। उसकी स्लैब जो है तकरीबन 2.5-3 साल पहले बारिश के बाद इन्होंने हटा दी थी। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं 2 मरतबा 3 मरतबा जाकर वहाँ वीडियोस बना चुका हूँ, वो पूरी इतनी लाखों की तादाद में वायरल हो चुकी हैं, लेकिन किसी इदारे की कान पे जू नहीं रेंगती। मैं ये बात नासिर अली शाह साहब के बिल में ला चुका हूँ, वोटी उनको मैंने भेजी, मैं ये बात MC के इल्म में लेकर आया, ये बात मैं DG टेक्निकल सर्विसेज के इल्म में लेकर आया कि भाई मेन शाहर फैसल पर नाला खुला पड़ा है। और इस तरह नहीं खुला हुआ, अगर कोई कैमरामैन आपका हो, आप किसी वक्त भेजिएगा कि जगह जगह सरियाद उठी नहीं है,
کہ رات کے وقت اگر روشنی بھی ہو کوئی بھی چلتے ہوئے گر سکتا ہے. یہی صورتحال کراچی میں جگہ جگہ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں ایک چیز میں بڑی امپورٹنٹ کہنی چاہتا ہوں. دیکھیں طاہا بھائی نے بات کی کہ ہم سب ذمہ دار ہیں. دیکھیں ہم سب ذمہ دار اخلاقی طور پر تو ہیں, بچہ بڑا بوڑھا سب ذمہ دار ہیں, لیکن ایسی بات قانونی طور پر نہیں ہے, انتظامی طور پر نہیں ہے. ہمیں دیکھیں رسپانسبلٹیز فکس کرنی پڑیں گی. ہم اگر اس طرح کہہ کے آگے گزر جائیں گے نا جی ہم سب ذمہ دار ہیں, ہم سب بلیم گیم. دیکھیے بلیم گیم کا مسئلہ نہیں ہے. جو ادارہ مثلا کئی فرض کیجئے کوئی آدمی جو ہے چھینا جھپٹی میں بیچارہ شہید ہو جاتا ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری نہیں ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی بچہ گٹر میں گر کر شہید ہو جاتا ہے تو ہم کہیں جی ہم سب کی ذمہ داری نہیں, واٹر بورڈ کی ذمہ داری ہے. اگر بھتے کی پرچی آتی ہے حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے. تو جن اداروں کی جو ذمہ داری ہے ہمیں وہ فکس کرنی چاہیے. ہمیں چیزوں کو صورتحال کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں مکس اپ نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو. اگر ہم دیکھیں اسی طرح کرتے رہنا جی ہم سب کو مل کر کرنا چاہیے, آئیے ہم سب مل کر کام کریں, نہیں ایسا نہیں ہوتا. مہذب ملکوں کے اندر جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کو لیتا ہے. دیکھیے کراچی میں اتنے بڑی تعداد میں ان ذمہ داریوں کا احساس دلانا بڑا ضروری ہوتا ہے. میں طاہا صاحب سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. طاہا صاحب ذمہ داریوں کا احساس سب سے بڑی چیز ہے نا. جب آپ کو پتا ہے اب میری ذمہ داری ہے کہ مجھے یہاں پہ بیٹھ کے خبر کو ڈیلیور کرنا ہے اور کس انداز میں کرنا ہے یہ میرا کام ہے, مجھے پتا ہے. لیکن اگر میں اس کو سمجھنے سے ہی قاصر رہوں گی تو پھر میں وہ پرفارم نہیں کر پاؤں گی جو مجھے کرنا چاہیے یا جو میرا جو پیشہ ہے وہ مجھ سے مطالبہ کرتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسی کمیٹی ہو جس میں تمام حلقوں کے لوگ موجود ہوں, تمام ڈپارٹمنٹس کو آن بورڈ لیا جائے, پھر اس کے بعد ان کو اس ذمہ داری کا مظاہرہ. جی پوائنٹ آ گیا. محمود صاحب کی بات میں سن نہیں سکا, ٹھیک ہے, سیف بھائی کی آواز ضرور میرے کانوں تک پہنچی, اور میں صرف اس میں دیکھیں دو باتیں کرنا چاہوں گا کہ اس میں نا منافقت بالکل نہیں کرنی چاہیے. جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہم لوگ کسی کے پاس جا کے یہ نہیں کہتے کہ جی ہمارے پاس اختیار نہیں ہوگا پھر بھی آپ ہمیں ووٹ دے دیں, اور جب کوئی ایسا حادثہ ہوگا تو ہم دوسروں پہ الزام ڈال دیں گے. جتنا کرٹیسائز سندھ حکومت کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کرتی ہے وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے. آپ اسمبلی کی کارروائی اٹھا کے دیکھیں, آن ریکارڈ موجود ہے. اگر بات ذمہ داری کی جاتی ہے تو ہم کسی ٹاؤن چیئرمین کو بھی بری الذمہ نہیں کر سکتے اگر اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی حادثہ ہوتا ہے. اور کئی ایسے واقعات ہیں جس میں ٹاؤن کی اپنی ذمہ داریاں بھی موجود ہیں, یونین کاؤنسل کی بھی ذمہ داری موجود ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یو کی ناٹ ایٹ دا کیک اینڈ ہیو اٹ ٹو. آپ بلدیاتی نظام کا حصہ بھی ہیں, آپ کے ٹاؤن چیئرمین بھی ہیں, آپ کے یو سی کے چیئرمین بھی ہیں. اس سب کے باوجود اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی ذمہ داری, دیکھیں پیپلز پارٹی تو 17 سال سے جو کر رہی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں. پیپلز پارٹی نے تو کوئی ایک محکمہ, ایک گلی, ایک محلہ ایسا نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ وہ بتا سکے اپنی کارکردگی کہ جی انہوں نے کوئی ایک ماڈل گلی بنا دی, کوئی ایک ماڈل محلہ بنا دیا, کوئی ایک ماڈل یو سی بنا دی. کوئی ایک محکمہ چاہے صحت کا ہو, تعلیم کا ہو, کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہ ہونے سے لے کے ڈمپر کے آگے آنے سے لوگ مر رہے ہیں, جس کے آپ کا ایکسٹورشن الگ ہو رہا ہے, ڈکیتیوں میں لوگ مر رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کا نظام ہو, صحت کا نظام ہو, تعلیم کا نظام ہو. کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے. انٹرمیڈیٹ بورڈ کا حال آپ کے سامنے ہے, ایم ڈی کیٹ کے امتحانات جس طریقے سے کیے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کوئی کمپنسیشن کا نظام نہیں ہے. ہم نے کمپنسیشن پہ بھی قرارداد جمع کرائی, آواز اٹھائی. جہاں تک رہی بات جماعت اسلامی کی, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بلدیاتی ٹاؤن چیئرمین ہیں, آپ کے دیں استعفے. جب وسیم اختر کہتے تھے کہ اختیارات نہیں ہیں تو حافظ نعیم صاحب سب سے زیادہ چیخ کے کہتے تھے کہ بھئی اختیارات نہیں ہیں تو استعفیٰ دے دیں. آج میں جماعت اسلامی والے اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر آج آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو کیوں بیٹھے ہیں اس نظام میں. آپ دیکھیں نا بلیم گیمنگ تو یہیں شروع ہو گئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن جب میرے بھائی نے کہا کہ کلیئرٹی کے ساتھ رسپانسبلٹی فکس کریں, بتائیں, تو میں بتا رہا ہوں. دیکھیں سوئی گیس کے 12 ارب روپے ٹاؤنز میں موجود ہیں, روڈ کٹنگ کی مد میں آئے ہیں. کیوں نہیں لگائے جا رہے؟ کیوں جو ہے وہ شہر کی سڑکوں کا یہ حال کیا ہوا ہے جب کے پاس آپ کو سوئی گیس نے پیمنٹ کی ہوئی ہے روڈ کٹنگ کی شکل میں؟ آپ بتائیں کہ آپ نے اپنے جو 2.5 سالہ 3 سالہ جو پروگرس ہے وہ کیا ہے؟ جماعت اسلامی سوائے الزامات لگانے کے یا پمفلٹ بانٹنے کے یا سڑک پہ آ کے احتجاج کرنے کے, آپ کے ٹاؤن چیئرمین کی کارکردگی کیا ہے؟ ہمیں غلط ثابت کریں, ہمیں جھوٹا ثابت کریں, کوئی پریزنٹیشن رکھیں, لوگوں کو بتائیں. یا بیٹھ کے صرف اور صرف جو ہے وہ جی اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. میں آج بھی یہ والی بات کہتا ہوں, ہماری تو کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, نہ ہم ٹاؤن میں موجود ہیں, نہ ہم حکومت کا حصہ ہیں. میں پھر بھی یہ والی بات کہتا ہوں کہ جی ہم سب ذمہ دار ہیں. ایک معاشرہ
फेल होता है, अगर ऐसी कोई हरकत होती है, दुनिया चांद पे जाने की बात कर रही है और हम आज तक गटर के ढक्कनों पे लड़ाई कर रहे हैं। ये बहुत एक अलमिया है एज ए होल सही है फॉर ऑल द पॉलिटिकल पीपल। ठीक है ताहा साहब, आपका पॉइंट हम तक आ गया है, साथ ही रहेगा दोनों हजरात। महमूदुल हसन साहब, अब यकीनी तौर पे ज़ाहिर है चीज़ों को आगे भी बढ़ना है, आप लोगों की जानिब से वो एक बाकायदा कैंपेन भी शुरू कर दी गई है, वो कब तक होती है, क्या होता है? ज़ाहिर है आप लोग अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकते, जिस तरह से आपने पहले बताया कि कुछ लोगों ने आपके साथ ताउन किया है, कुछ लोग और ऐसे लोग हैं जो कि आपको कुछ फ़ंड भी कर रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब शहर के जो हालात हैं उसके हवाले से ये बताइएगा कि किस तरीके से इसको चेंज होने की ज़रूरत है, और हुकूमत की तरफ से तो आपने बताया कि अभी तक आपको कोई ताउन नहीं मिला है। देखिए, मैं पहले भी अब कर चुका हूँ, जैसा भाई ने कहा कि ये बात ये कहकर हमें आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए तो हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि असल जिम्मेदारी तो इदारे की और हुकूमत की। जो महकमे हैं और जो उनके अफसरान हैं, हुक्मरान हैं, मुतालिका जो काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी असल तो उन्हीं की है कि उसको पूरा करें। कि देखिए ना, आवाम ने उनको वोट दिया है और वोट इसीलिए दिया है कि वो अपनी रियाया का ख्याल करें, बिल्कुल, और अपनी रियाया की सहूलतें जो है उनको उसको पहुँचाएं। ठीक। लेकिन अगर वो सब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो फिर क्या किया जाए? जैसे पहले वाले भाई ने फरमाया कि भाई इंकलाब आना चाहिए। इंकलाब क्या आएगा? आपने आवाम को मादी तौर पर और माशी तौर पर तो मार दिया है। अब हर आदमी तो अपनी जान देने से डरता है। अब हर आदमी तो रोड पे खड़ा होकर अपनी जान नहीं देगा, आवाज उठाकर जान दे दे। अब हर एक में तो ये कसरत नहीं है। चलो जी, बाहर निकल कर आवाज उठाएं तो कितनी आवाज उठ चुकी है और कितने एहतजाज हो चुके हैं। एहतजाज की क्या कमी हुई यहाँ कराची में या पाकिस्तान? इतने एहतजाज हो चुके हैं, आवाज हो चुकी है, तो उठ चुकी है, तो क्या फायदा हासिल हुआ? एग्जैक्टली। महमूद साहब, मैं आपके ही सवाल का जवाब लेना चाहूँगी। बिल्कुल, यहाँ पे ताहा साहब कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि जिसकी जिम्मेदारी है वो आगे बढ़े, हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है फिर भी हम आगे बढ़े। सर, आपकी तरफ से तो कोई, आपकी जमात की तरफ से कोई एक कांटेक्ट किया गया अभी तक इन लोगों के साथ, या अकेले ये मुहिम चला रहे हैं? उन्होंने बताया कनाडा से 2-3 लोग हैं जिन्होंने इनको कुछ फ़ंड किया है, तो ये भी तो जिम्मेदारी है ना। वोट के लिए तो सब जाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है किसी की मदद करने का तो हमारी सारी जमातें बिल्कुल पीछे होती हैं। ये बहुत अफसोस का मकाम है। जी, देखें, बात यह है कि सारे लोग जानते हैं कि जमात इस्लामी तो अगर इख्तियार और इख्तिदार ना हो, बल्दियात में ना हो, जब भी जो हमारा अलखिदमत का शोबा है पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा होता है। आपने देखा कि ज़लज़ला आए, सैलाब आए, कोई सूरत हाल पैदा हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े होते हैं। देखिए, मैं इसलिए, चूँकि आज का बड़ा संजीदा मौजू है ना, मैं ताहा साहब की बात में उलझना नहीं चाहता, वरना जो हमारे टाउन हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कारकर्दगी हम हर साल तमाम मीडिया के सामने पेश करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है जो इख्तियार, जो इख्तिदार हमारे पास है उससे बढ़कर हम काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि अब तक हम 45,000 गटर के ढकने लगा चुके हैं, लेकिन 2.5-3 लाख गटर हैं कराची के अंदर ना। इसी तरह जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको हम बदर्जे अतम पूरा कर रहे हैं। अगर पास जाके देख लें, अभी देखें, ये भी एक स्कैंडलाइज करने की कोशिश होती है कि जी टाउन्स को 12 अरब, पूरी कराची के टाउन्स को 12-13 अरब रुपए मिले गैस की रोड कटिंग की मद में। तो भाई वो पैसे ज़ाहिर है कहाँ, जब ये रोड कटिंग का काम खत्म होगा शुरू हो जाएंगे। न्यू कराची ने जहाँ पर रोड में, जहाँ पर जो है गैस की लाइनें पड़ चुकी हैं, वहाँ 600 गलियाँ उन्होंने बनानी शुरू कर दी। गुलबर्ग टाउन ने बनानी शुरू कर दी, अभी जिना टाउन ने बनानी। जिस टाउन में ये इसको स्कैंडलाइज करने की मतलब मेरी समझ में नहीं आता कि 14। दूसरी बात, मैं एमकेएम से पूछूं कि 20 अरब रुपए ये कह रहे हैं कि हम वहां से लेकर आए हैं फेडरल गवर्नमेंट से, वो पैसे कहाँ हैं? वो कौन सी जेब के अंदर रखे हुए हैं? वो कब गटर के ढक्कनों में इस्तेमाल होंगे? वो कब नालों के अंदर लगेंगे? वो पैसे आखिर कहाँ गए जो 20 अरब रुपए ये घड़ी घड़ी 2 साल से कह रहे हैं कि हम लेकर आए हैं हमारी स्कीमें? तो मैं देखिए ब्लेम गेम में नहीं जाना चाह रहा कि मैं एमकेएम के साथ उलझूं। देखिए, एमकेएम का स्टेक अब कराची में नहीं है, एमकेएम को लोग मुस्तरद कर चुके हैं। अब बिला वजह उनके साथ हम उलझना नहीं चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास इख्तिदार है, जो सिंध हुकूमत है, जो कराची का मेयर है, जो जिस तरीके से भी आ गया, 2 नंबरी करके आ गए, वो जाहिर है कि उन्होंने हाफिज नईम की उसको सीट को छीन लिया। चलिए, छीन लिया। कई टाउन चेयरमैन ऐसे हैं जिन्होंने छीन लिया। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि जिसके पास भी जो इख्तियार है ना, उसको वो काम करना चाहिए। हम ये कहें जी नहीं, उसका भी काम था, इसका भी काम था, उसने नहीं किया, इसने नहीं किया, भाई बहुत सिंपल बात है। गटर में कोई गिरता है, किसकी जिम्मेदारी है? वाटर बोर्ड की। देखिए, मेयर साहब कराची में वाटर बोर्ड के चेयरमैन है, ठीक है। अगर पूरी कराची में कहीं पानी नहीं आता
पूरी कराची में कोई गटर में गिरता है, सैफुद्दीन साहब, ढकना जब अगर ये नहीं है, इब्राहिम वाला सीवरेज वाकया हुआ बहता था है। ना, तो वाटर बोर्ड ने एक बहुत छोटा सा मौक़िफ़ दिया था और वो ये कह रहे थे ये हमारी कस्टडी में नहीं है, हमारी उसमें इसलिए नहीं आता डोमेन में क्योंकि यहाँ तो अंदाज़ा बीआरटी करें बन ना। रही है, बीआरटी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। फिर ब्लेम गेम, फिर मामला वहीं चला गया जहाँ से निकला था, और फिर जब मेयर साहब से कहा जाए इस्तीफ़ा दें या उनसे कोई बात की जाए, कोई सहाफ़ियों से सवाल करे, तो वो इतना बुरा मानते हैं। और पिछले हफ्ते तो वो आके कह रहे थे कि ज़रा मैं देखता हूँ कि कौन मुझे यहाँ से निकाल सकता है, मैं भी देखता हूँ कैसे इस्तीफ़ा दूंगा, मैं तो सिंध गवर्नमेंट का आदमी हूँ, वो तो ऐसे कह रहे थे। अब आप देखिए ना कि यानी ये डिटाई है ना, ये डिटाई है कि इतना भयानक पाया। उस दिन वो सुबह काला चश्मा लगा के जाके खड़े हो गए थे सीवरेज वो स्विमिंग पूल के अंदर हीटिंग सिस्टम का इफ्तिताह करने के लिए। यानी ये आप समझिए ये कितनी शकील क़ल्बी है। फिर वो सिटी काउंसिल में आए, उसी दिन सिटी काउंसिल का इजलास था, मैंने खड़े होकर कहा कि मुर्तज़ा वहाब साहब सबसे पहले हम इस वाक़े पर बात कर लेते हैं और कोई ज्वाइंट हम इस तरह की चीज़ बना लें। अच्छा सैफुद्दीन साहब, कड़ा कलामी की माजरत, यहाँ पे हमें डिप्टी मेयर कराची ज्वाइन कर चुके हैं सलमान अब्दुल्ला साहब, उनसे बात कर लेते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि ये मसले कराची के कब हल होंगे? आपके मेयर से सवाल करो तो वो इतना बुरा मान जाते हैं, वो बात ही नहीं कर पा रहे होते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं तो उसमें मामला कहीं का कहीं चला जाता है। क्या इसी तरह कराची वाले मरते रहेंगे? आज भी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, हमने कॉन्टैक्ट किया उनसे। जी मसाइल तो हल होते रहेंगे। जो वाक़ई हुए उसके थोड़ी बहुत एक्शन ले लिया गया था और वज़ीर आला सिंध ने सख्ती से नोटिस भी दिया और जैसे हमें सर नोटिस काफ़ी है? सिर्फ नोटिस ले लेना काफ़ी है? ये उस पर इम्प्लीमेंट भी हुए हैं ना। आपने देखा बहुत से अफसरान को हमने सस्पेंड किया, बहुतों को अभी इंक्वायरी चल रही है और भी जो मुलव्वस होंगे तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। देखिए ये सानिया कोई भी नहीं चाहता कि हमारे ऊपर कोई गवर्नमेंट कोई कायद इक़्तिदार ये नहीं चाहता कि ऐसे वाक़ियात हों और इस पर दिली रंजीदा है। हम उस पर हमारी क़यादत ने बहुत बड़ा एक्शन लिया। क्या एक्शन सर? मुझे अमली तौर पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। सस्पेंड करने से क्या जो चला जाता है वो वापस आ जाता है? किसी की जान चली जाती है तो क्या वो वापस आ जाती है? देखिए जान चली जाती है, वापस नहीं आ सकती, इसमें कोई शक नहीं है। और इस मरले से हम गुजरे हैं, हमें भी पता है, अंदाजा है कि किसी के घर से किसी का जनाजा होते है अचानक तो उसको कितनी तकलीफ और कितना दर्द होता है और क़यामत टूट पड़ती है उनके घर पर। और उनके वालिदैन को पता है कि जिसका चश्मे चराग उनकी आंखों के सामने उजल हो जाए, बड़ा तकलीफ से मामला है। हमें लाशों पर सियासत नहीं करनी चाहिए। हम फिर भी कहते हैं कि आए इस शहर में मिलकर इस शहर की खिदमत करें और एक आवाज होकर शहर काम करें। तो इस सिलसिले में हमारी पार्टी के अंदर की डायरेक्शन है, एक्सटेंशन है कि किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी मुलव्वस सर आपका तो वही बयान है कि किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लोगों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है हमें ये भी मालूम है कि सस्पेंशन का जो अमल होता है उसमें मुराद तो मिलती रहती है, सिर्फ तनख्वाहें कटती हैं कुछ अरसे के लिए। हम समझ पाते हैं कि डिसमिस क्यों नहीं किया जाता, उनको मुस्तकिल तौर पर बरतरफ क्यों नहीं किया जाता, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और बरतरफी के बाद या सस्पेंशन के बाद क्या कार्रवाई होती है वो भी सबके सामने, कुछ भी होता नज़र नहीं आता। शहर का हाल जूं का तूं रहता है। डिप्टी मेयर कराची हमारे साथ मौजूद थे सलमान अब्दुल्ला, इसके अलावा इब्राहिम के जो दादा थे वो हमारे साथ मौजूद थे, महमूदुल हसन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।